गुड आफ्टरनून अनिकेत, गुड आफ्टरनून हिमांशी, गुड आफ्टरनून मनीषा, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून अंजलि, गुड आफ्टरनून सोनाक्षी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल की क्लास से कोई डाउट किसी को? ओके ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। सीटिंग की स्पेलिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्या हो गया, गलत है? ठीक है, छोड़ो उसे। क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन में ध्यान दो। गुड आफ्टरनून संदीप। हाँ 4,200 फर्स्ट पार्टी का ठीक है, चलो डिस्कस करें। ओके, 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing outside the center। तो बाहर देखने के वक्त क्या चीज चेंज होने वाली है? सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होने वाला है। अब सब लोगों का राइट हो जाएगा ये वाला हैंड, ठीक है। नेक्स्ट, A sits third to the left of B। तो अगर B को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो A कहाँ बैठा है? A sits third to the left of B, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। while सेकंड टू द राइट ऑफ F। अब यहाँ पर while का वही चीज है जो एंड का मीनिंग होता है। A sits second to the A sits third to the left of B while second to the right of F। मतलब while का मतलब यहाँ पर एंड ही होगा, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ F। सेकंड टू द राइट ऑफ F के लिए F को यहाँ पे आना पड़ेगा। समझ आया ये पॉइंट? A sits third to the left of B, first, second, third, while second to the right of F। D does not sit next to A और B। इसका मतलब क्या है? D जो है वो A और B का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब D यहाँ पे नहीं आएगा, D यहाँ पे नहीं आएगा, D यहाँ पे नहीं आएगा, D यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब D आएगा कहाँ पे? D की सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, वो ये। ओके, नेक्स्ट, C एंड G ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। C और G हमेशा एक दूसरे के पास बैठते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या है कि C और G दोनों नेबर्स हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि C और G नेबर्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? H नेवर सिट्स नेक्स्ट टू D और C। तो देखो यहाँ पर H नेवर सिट्स नेक्स्ट टू D एंड C,
तो देखो इसका मतलब क्या है, एच यहाँ पर इस पोजीशन पे नहीं आएगा, करेक्ट। अब सी और जी को एक साथ बैठना है, तो वो एक साथ जो चेयर है वो ये दोनों ही है, ये वाली दो चेयर्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एच अगर डी के पास नहीं तो एच इसी पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये दोनों चेयर सी और जी अप्लाई करेंगे, मतलब सी और जी इस पर बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, सॉरी ये अलग अलग स्टेटमेंट था। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी। तो सी अगर बी के पास नहीं है, इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं आएगा, सी यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे आएगा। तो ए बी सी डी ई रह गया, ई आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया सभी लोगों को? क्या हुआ सी एंड जी का? ओके, आंसर बता रहे हो आप। Which of the following pair sits between H and E? तो H और E के बीच में कौन बैठा है? D and F, F और D बैठे हैं। स्टार्टिंग, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार पहले, इस क्वेश्चन को सब लोग एक बार ध्यान से पढ़ो। Starting from A's position, if all the 8 were arranged in alphabetical order in clockwise direction, the seating position of how many members excluding A not change। मतलब अगर मैं A की पोजीशन से घड़ी की दिशा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी पोजीशंस को लिखता हूं, तो कितने लोगों की पोजीशन चेंज नहीं होगी अगर उसमें से ए को मैं काउंट नहीं करता। तो देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कौन से दो लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही? एक तो ये और एक ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। Which of the following pair has only one person sitting between them if the counting is done in clockwise direction? ऊपर से पढ़ो क्या लिखा है। Which of the following pair has only one person sitting between them if the counting is done in clockwise direction? तो A और B से काउंट करेंगे, देखते हैं। तो A से B नहीं, दो लोग बैठे हैं। उसके बाद सी डी, तो सी डी तीन लोग बैठे हैं। एफ ई और जी एच, तो एफ ई ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, राइट। और अगर आप जी और एच की बात करोगे तो देखो यहाँ पर जी और एच, तो जी से देखो, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि इसमें से सिर्फ एफ और ई ऐसा पेयर है जिसके बीच में एक जना बैठा है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द काउंटिंग इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एफ से घड़ी की दिशा में ई होना चाहिए और इनके बीच में एक जना होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर एफ से ई, अगर मैं इसको हटा दूं, ये जो बाहर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही था सिर्फ। अगर आप इसमें देखोगे, एफ से अगर आप ई की तरफ जा रहे हो तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। समझ आया ये पॉइंट? ये घड़ी की विपरीत दिशा में है एफ से ई। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका नन ऑफ दिस। समझ आया ये पॉइंट? हिमांशी समझ में आ रहा है अब? यस सर, आ रहा है। कल के दोनों क्वेश्चंस करे थे, वापस से देखे थे एक बार? हाँ, करे थे मैंने। चलो बढ़िया, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
देखते हैं पहले कौन करेगा क्वेश्चन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हिमांशी, कोई आइडिया लग रहा है इसका? चुप चुप मत बैठो यार, कुछ ना कुछ बोलते रहो। सर वो बना लिए हाँ मैंने, क्या रफ वर्क कर, बना रही हूँ अभी तो। बना लो। वैसे भी इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है इस समय, कुछ भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लग रहा, सब खराब खराब सा लग रहा है। ओके ममता, वेरी गुड। चलो ध्यान से देखो इधर एक बार सब लोग, कर ले सोनाक्षी? वेरी गुड बेटा। 4 बॉयज, 4 लड़के कौन कौन है? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। 4 गर्ल्स कौन कौन है? एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर नॉट फेसिंग द सेंटर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर 2 लड़की और 2 लड़के फेस सेंटर को नहीं देख रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लोग आपके सेंटर में देख रहे हैं और 4 लोग कहाँ देख रहे हैं? आपके बाहर देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या लिखा है? नो 3 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, मतलब कोई भी 3 लड़कियां, लड़कियों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से करते हैं। कोई भी 3 लड़कियां साथ नहीं बैठी। सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अब इस सर्कल में डायरेक्शन मार्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है हिमांशी? इस सर्कल में 8 लोगों को बिठा लिए, चलो 8 लोग तो ऐसे ही बैठेंगे, लेकिन इसमें क्यों जरूरत नहीं है इनका राइट लेफ्ट क्योंकि मार्क करने की? बता। क्योंकि आप कुछ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ आउटसाइड है। हाँ तो वो जी तो पता ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे मार्क करके? तो जब तक हमको, अब क्वेश्चन का पॉइंट ये आता है कि सर स्टार्ट कैसे करेंगे, तो जब तक आपको किसी का राइट या लेफ्ट सर कंफर्म नहीं मिल जाए। हाँ बताओ। ये जो बीच वाली लाइन है, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर नॉट फेसिंग द सेंटर, इसका मतलब इतना तो है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो 4 लोग हैं वो बाहर की फेस कर रहे हैं, इसका मतलब मतलब ये है, अंदर। अगर 8 लोग हैं आपके पास और आप कह रहे हो कि 8 लोगों में से 4 लोगों को अंदर नहीं दिखाना, मतलब उन्हें बाहर दिखाना है, तो रिमेनिंग 4 को आपको अंदर दिखाना है, ठीक है। ठीक ठीक। अब पॉइंट ये आता है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे? जब तक आपको एक एविडेंस नहीं मिल जाता, कि एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मिल जाता किसी का, तब तक आप डेफिनेट तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, जेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अब आप ये मत सोचना कि सर जेड अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, तो रफ वर्क में उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। जब आप रफ वर्क लिखते हो तो रफ वर्क अपने हाथ के हिसाब से लिखना है, ठीक है। जेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। हु इज नॉट नियर टू वाई, मतलब कौन? यू इज नॉट नियर टू वाई, मतलब यू और वाई नेबर्स नहीं है। कौन नहीं है? नेबर्स नहीं है। S is third to the left of V and one of them is not facing the center। इसका मतलब देखो, अगर ये लिखा है कि S is third to the left of V and one of them is not facing the center, इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंटर देख रहा है और एक सेंटर नहीं देख रहा। तो मैं ये बोल सकता हूँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इस चीज को ऐसे नहीं लिखो, क्योंकि ऐसे तो हम लोग अपोजिट बैठे दिखाते हैं ना। तो इस चीज को ऐसे लिखो कि S और V का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या लिखा है मैंने ये? नेक्स्ट, x is third to the right of y who is facing the center। अब मुझे प्रूफ मिल गया कि y सेंटर में देख रहा है, तो मैं y को यहाँ पे सेंटर में रखता हूँ। y का तो ये राइट होगा। x is third to the right of y, मतलब 1 2 3, who is facing the center, ठीक है। तो मुझे पहला पॉइंट ऐसा मिला जहां से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाया। अब t and w are facing each other,
अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यहां क्या क्या मतलब है इस चीज का? इसमें क्या लिखा है, टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर, इसका क्या क्या मतलब है? कौन बताएगा? हाँ, तीन लोग बीच में हैं। हाँ, अभी वो लोग, बिल्कुल सही बात शीनू, बिल्कुल सही बात ममता, बिल्कुल सही बात हिमांशी। हाँ, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर, इसका मतलब ये है कि टी और डब्ल्यू एक तो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, मतलब 3 के गैप पर, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब दोनों जब सेंटर को देखेंगे तभी तो दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा समझ आ गया कि टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर, और दोनों कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। ठीक, एंड बोथ आर नॉट नियर टू वाई एंड वी, इसका मतलब ये है, ना तो टी आपका वाई के पास है, ना टी आपका वी के पास है, ना डब्ल्यू आपका वाई के पास है, ना डब्ल्यू आपका वी के पास है। समझ आया यहां तक सब लोगों को? अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। क्या यहां तक सब लोगों को समझ में आया जो मैंने डाटा उतारा है, लिखा है यहाँ पर? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ बताओ। तो ये एस एंड वी का मुझे थोड़ा समझा नहीं। आपने बोला कौन कि सा? एस एंड वी ऑपोजिट में ही है ना? एस एंड टी, एस एंड वी, हाँ, एस एंड वी के बारे में यहाँ क्या लिखा है, देखो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड वन ऑफ हाँ, देम इज नॉट फेसिंग द सेंटर। अगर वन इज नॉट फेसिंग द सेंटर, ऑटोमेटिकली इट मींस कि दूसरा सेंटर देख रहा है। ओके, हाँ, इसका मतलब एस और बी अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, मतलब अगर एक सेंटर देख रहा है तो दूसरा बाहर अंदर देख रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक अंदर देख रहा है तो एक बाहर हाँ, देख रहा है। हाँ, करेक्ट, हाँ, ओके, नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपको टी और डब्ल्यू से क्वेश्चन को स्टार्ट करना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वाई और एक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो टी और डब्ल्यू आपको बिठाना है अपोजिट पे। तो अभी आप इस वाले अपोजिट पेयर पे तो बिठा नहीं सकते ना, आप इस वाले अपोजिट पेयर पे बिठा सकते, क्योंकि दोनों ही आपको वीकेंड चाहिए। तो आपके अपोजिट पेयर बचती है दो। कौन कौन से बचते हैं वो देखो, एक तो ये बचा है आपका, तो अगर आप, और एक आपका कौन सा बचा है, एक आपका ये बचा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को यहां से। अगर देखो टी और डब्ल्यू, ठीक, अब यहां पर देखो टी आपका वाई के पास नहीं है, ना डब्ल्यू आपका वाई के पास है, तो क्या आप ये वाला अपोजिट पेयर ले सकते हो? हाँ या ना करके बताओ। नहीं ले सकते। इसका मतलब अपोजिट पेयर कौन सा लोगे, ये वाला, या तो टी और डब्ल्यू का अपोजिट पेयर होगा आपका ये दोनों, और ये दोनों के दोनों कहां देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखो क्या चीज पिक करेंगे। अब आपको धीरे करके पिक करके पुट करना है बस। जैसे कि आपके पास ये वाला पार्ट आया, ये आप देख चुके हैं। आप ये देखो Z और U का पार्ट, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है कि U के लेफ्ट में Z है। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर है कि U और Z के बीच में एक का गैप है। ठीक, अब आपके पास चार पोजीशन बची है। देखो U को आप Y के पास नहीं रख सकते, तो आपका U यहाँ पर नहीं आएगा, ना तो आपका U यहाँ पर आएगा। ठीक, अब आपकी पोजीशन कितनी बची U के लिए, एक दो तीन चार पांच छह तो चली गई। अब ये दोनों पोजीशन बची U के लिए, देखते चलना बेटा, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है हिमांशी। यू के लिए आप दो पोजीशन बची, एक तो ये, अगर आप यू को यहां पर रखते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो जेड और यू के बीच में एक पर्सन का तो गैप है, लेकिन अगर मैं यू के दोनों तरफ से चेक कर रहा हूं तो एक पर्सन के गैप के बाद या तो टी बैठा है या डब्ल्यू बैठा है। इसका मतलब मैं क्या यू को यहां पे बैठा सकता हूं जहां पे रखा है अभी? बताओ। नहीं रख सकता। इसका मतलब यू के लिए सिर्फ एक पोजीशन खाली है, और वो पोजीशन ये वाली होगी। ठीक, अब u और z के बीच में एक का गैप है, तो इस तरफ तो z आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x बैठा है, इसका मतलब z आएगा यहाँ पे। अब u के लेफ्ट में z है, तो u यहाँ पे बैठा है सर एक बारी, ये पॉइंट अगेन कौन सा वाला, u वाला। तो u वाला आपको कहां से क्लियर नहीं हुआ, पहले ये बताओ प्रतिभा।
सर ये यू हाँ। के बाद आप हमें क्या पता यू की अंदर है या बाहर है और जेड रुक की जाओ, अंदर है या बस रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पहले तो क्या लिखा है यहाँ पे कि यू के लेफ्ट में जेड है दूसरे प्लेस पे, तो एक का तो गैप है ना प्रतिभा बीच में, एक पोजीशन का तो गैप है ना दोनों के बीच में। तो अगर आप यू को यहां पर बिठाओगे, अगर आप यू को यहां पे बिठाओगे तो क्या आप जेड को बिठा पाओगे? नहीं बिठा पाओगे ना, क्योंकि दोनों तरफ टी या डब्ल्यू है। इसका मतलब यू को आप यहां बिठाओगे, ठीक। अब यू और जेड का डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि यू और जेड के बीच में एक जना है, तो क्या एक जने के गैप के बाद में यहाँ पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब जेड जाएगा यहाँ पे, यू और जेड प्लेस हो गया। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, यू के लेफ्ट में जेड था, तो अगर यू बाहर देखेगा तभी तो उसके लेफ्ट में जेड होगा ये पोजीशन पे, हिमांशी। अगर यू जहां बैठा है उस पोजीशन से अगर बाहर देखेगा तो उसकी पोजीशन से अगर जेड को देखोगे तभी तो सेकंड टू द लेफ्ट होगा वो। ठीक है, तो ये बाहर देख रहा है। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर एस और वी, ठीक है। देखो अब आप देखो, आपका जो वी है ना तो वो डब्ल्यू के पास है ना तो टी के पास है, तो चाहे यहाँ पे टी आए चाहे डब्ल्यू आए, वी यहां नहीं आ सकता, तो इसका मतलब वी की जो पोजीशन खाली है वी यहां आ जाएगा। अब एक पोजीशन खाली है उस पर एस को बिठा दो, और वी और एस के बीच में 2 का गैप था। अब यहां से देखो क्या लिखा है, वी के लेफ्ट में एस है, तो ये वी के लेफ्ट में एस कब होगा? जब वी अंदर देखेगा, राइट। तो जब वी अंदर देखेगा तभी तो ये लेफ्ट होगा एस के लिए, आया ना करके बताओ। जब वी अंदर देखेगा तभी तो ये एस के लिए लेफ्ट होगा, एस इसके लिए लेफ्ट होगा, ठीक है। अब आपको 1 2 3 4 सेंटर वाले मिल गए, तो जो बच गए हैं वो ऑटोमेटिकली कहां देख रहे होंगे? बाहर देख रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को यहां तक? अब बात आती है कि टी और डब्ल्यू का डिसीजन कैसे लिया जाए, कोई बताएगा कैसे लिया जाएगा? टी और डब्ल्यू की सीटिंग कैसे कराओगे सोनाक्षी? तीन लड़कियां एक साथ नहीं बैठी है तो वेरी गुड खुशी, 3 लड़कियां एक साथ नहीं बैठी हैं। वेरी गुड ममता, वेरी गुड शीनू। देखो यहां पर आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू मेल थे, ठीक, और ये आपके फीमेल थे। अब देखो अगर आपका यहां पर टी आ जाएगा तो यू वी और टी 3 फीमेल साथ में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा जो कि मेल होगा, और यहाँ पर टी आएगा जो कि फीमेल होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को अच्छी तरीके से? प्रतिभा और हिमांशी, सर एक बार ये बताना, ये वाली लाइन पूरी हो रही है, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर नॉट फेसिंग द सेंटर। देखो अपने आप काउंट करो पहले कितने लोग सेंटर में दिख रहे हैं यहाँ पे। वी देख रहा है सेंटर में, डब्ल्यू देख रहा है, टी देख रहा है, वाई देख रहा है, जेड एस एक्स और यू बाहर देख रहे हैं। तो 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर, 2 लड़के अंदर देख रहे हैं 2 लड़के अंदर देख रही हैं, गिन लो 2 लड़के कौन कौन है जो अंदर देख रहे हैं? वाई अंदर देख रहा है और डब्ल्यू अंदर देख रहा है, 2 लड़की अंदर देख रही है वी और टी, तो 2 लड़के अंदर 2 लड़के बाहर, 2 लड़के अंदर 2 लड़कियां बाहर। ठीक है वांशी, बताओ। ठीक है चलो क्वेश्चन देखो। Who among the following is sitting between Y and W when counted clockwise from Y? When counted clockwise from Y, Z बैठा है। How many friends are sitting between U and S? U और S के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? U और S के बीच में 3 लोग बैठे हैं, चाहे दाएं से चले जाओ चाहे बाएं से चले जाओ। ठीक ठीक बच्चों, ये सवाल क्लियर हो गया पानी की तरह? अगले सवाल की तरफ प्रस्थान कर जाएं। सर फर्स्ट वाला एक बार दोबारा बता दो। क्या क्वेश्चन?
हाँ देखो, who among the following is sitting between y and w when counted clockwise from y? जब आप y से घड़ी की दिशा में गिनती करोगे तो y और w के बीच में कौन बैठा है? तो y यहाँ पर है। अब y से घड़ी की दिशा में जाने का मतलब ये वाला डायरेक्शन, तो y और w के बीच में कौन बैठा है? z बैठा हुआ है। समझ आया हिमांशी? चलो चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड, वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड खुशी, शाबाश संदीप, शाबाश वसीम, बहुत बढ़िया शीला। 1 2 3 4 5 6 बाकी लोग वेरी गुड कृतिका, बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? शेफाली, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, हिमांशी, मनीषा, अनिकेत, अनिकेत ने तो कर लिया। चलो सॉल्व करें हिमांशी, नहीं हुआ तो बेटा यस सर कर दो एक। रफ वर्क मेरा बन गया, टाइम लगेगा मेरे को। study the following information carefully and answer the questions that follow. 8 friends are sitting on a circular table. Some of them are facing inside while other are facing outside. अब ये भी नहीं पता कितने अंदर देख रहे हैं कितने बाहर, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। C sits second to the left of Y. G and C are the immediate neighbors. Y sits third to the right of O. Who is not sitting immediate to C? On O is not sitting immediate to C. P who faces outside. Okay, यहाँ पर P who faces outside sits second to the right of D who is facing inside. So D who is facing inside. So P who faces outside sits second to the right of D who is facing outside. Okay. So P who faces outside sits second to the right of D who is facing inside. F and G are sitting opposite to each other. तो F और G एक दूसरे के opposite बैठे हैं. D, G and L are facing in the same direction. D, G और L ये तीनों एक ही दिशा में देख रहे हैं. P and C are P and C face in the same direction. Okay. Same direction which is opposite to that of G. वो G के opposite है, मतलब P और C की डायरेक्शन सेम है तो G के opposite है. At least 2 persons sit between F and P is not the neighbor of F. Okay. P F का नेबर नहीं है और कम से कम 2 लोग बैठे हैं उनके बीच में एटलीस्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को. तो देखोगे आप कैसे स्टार्ट करेंगे. देखो F और G ये नहीं हो सकता पेयर, F और G ये नहीं हो सकता पेयर. करेक्ट. अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो या तो ये F और G पेयर होगा या फिर ये F और G पेयर होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं ये F और G का पेयर लेता हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि F यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि F और G के बीच में F और P नेबर्स नहीं है, ये लिखा हुआ है. P इज नॉट अ नेबर ऑफ F. ठीक है, और कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो 2 लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, G और C नेबर्स हैं. तो यहाँ से एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है बेटा कि G और F का ये वाला अपोजिट पेयर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे G के दोनों नेबर्स ऑक्यूपाइड थे. ठीक, अब बचता ये वाला, तो अगेन G यहाँ पर आएगा और F. दोबारा बताओ सर एक बार. देखो F और G को अपोजिट बैठाना था एक दूसरे के, तो 2 पेयर बचे थे. एक तो ये वाला पेयर था, एक ये वाला पेयर था. ठीक है, सबसे पहले मैंने ये वाला पेयर लिया, F यहाँ पे G यहाँ पे. F को यहाँ तो बैठा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर G को बैठाया क्योंकि F और P नेबर नहीं है. P इज नॉट अ नेबर ऑफ F. तो F यहाँ गया, G यहाँ गया. अब यहाँ क्या लिखा है, G और C नेबर्स हैं.
तो जी और सी अगर नेवर होंगे तो जी के तो दोनों नेवर ऑक्यूपाइड है ना आसपास वाले, तो ये वाला अपोजिट पेयर हो सकता है क्या हिमांशी? नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं। तो ये हटा दिया। अब बचा था एक अपोजिट पेयर, उसको देखो ये वाला एफ वापस यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एफ और पी नेवर नहीं है, तो एफ यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, सी उसका नेवर है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। एफ ठीक, एफ और पी नेबर क्यों नहीं है? ये लिखा है ना, पी इज नॉट अ नेबर ऑफ एफ, मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा इसमें, तो लाइन लिखी है यहाँ पे। सर फिर अब इसका डायग्राम भी साथ में बनाओ ना। तो लिखा हुआ है ना, लास्ट लाइन तो नहीं लिखा मैंने, पी इज नॉट नेबर ऑफ, लिख लो यहाँ पे, काट दो। ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पर क्या लिखा था, P और C का डायरेक्शन सेम है, P बाहर देख रहा है तो C भी बाहर देखेगा, और इनका डायरेक्शन G के अपोजिट था, मतलब P और C अगर बाहर देख रहे हैं तो G कहाँ देखेगा? अंदर अंदर देखेगा। अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, C के लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में Y है, तो सेकंड लेफ्ट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ही आएगा क्योंकि यहाँ तो P बैठा है, तो Y आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो O और Y के बीच में दो लोगों का गैप है, तो यहाँ पर आएगा एक, दो, O यहाँ आ जाएगा। ठीक, ओ और सी नेबर नहीं है तो नहीं बने। अब ओ के राइट में सी है, तो ओ का राइट होने के लिए ओ को कहां दिखाऊंगा? बाहर दिखाऊंगा, तभी तो ये राइट होगा उसका। हाँ या ना करके बताओ। ये बात समझ में आई नहीं है हिमांशी? हाँ आ गई। ठीक, अब आगे देखो, ये पॉइंट पुट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब बचा कौन है? उसको पुट कर दो, सी डी एफ जी एल बचा है, एल को यहाँ बैठा दो, एल को अपने यहाँ बैठा दिया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, डी जी और एल एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो जी अंदर देख रहा है, डी अंदर देख रहा है, तो एल भी एल अंदर देख एल भी लेगा, अंदर देखेगा। एल को अंदर दिखा दो। अब डायरेक्शन आपको किसका नहीं पता चला? आपको डायरेक्शन एफ और वाई का नहीं पता चला, पता लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, वाई के लेफ्ट में सी है, तो वाई के लेफ्ट में होने के लिए वाई को अंदर देखना पड़ेगा, हाँ तभी ठीक तो है। वाई के लेफ्ट में सी होगा। ठीक, अब बात आती है कि सर एफ का डायरेक्शन नहीं मिला। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को एफ का डायरेक्शन मिल गया था? एफ एंड आर जी आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। प्रतिभा जरा मुझे दिखाना बेटा, ये लाइन कहाँ पे लिखी है जो आपने अभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखी है कि एफ एंड जी आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, कहाँ लिखी है? यहाँ पे क्या लिखा है प्रतिभा? एफ एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ये लाइन कहाँ लिखी है कि दे आर फेसिंग ईच अदर? यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो और पिछले वाले क्वेश्चन में इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। देख रहे हैं यहाँ पे, टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर एंड बोथ आर, देखो बोथ, यहाँ पर क्या लिखा था? टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर, तो इस लाइन में दो मीनिंग थे, टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर, लेकिन इस लाइन में दो मीनिंग नहीं है कि एफ एंड जी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के विपरीत बैठना डज नॉट कंपल्सरीली मीन्स दैट दीज टू पर्सन्स विल बी फेसिंग ईच अदर। अपोजिट है बेटा, अपोजिट है, देख नहीं रहा, लेकिन ये कहां लिखा है कि एफ एंड जी आर अपोजिट? वहां पर क्या लिखा था कि टी एंड डब्ल्यू आर फेसिंग ईच अदर, तो फेस करने का मतलब ही हो जाता है कि वो अपोजिट बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो वो अपोजिट तो है बट नॉट कंपल्सरी फेसिंग ईच अदर। ये जो अनुमान है, ये जो अजम्पशन है, ये आपने खुद से लगा लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ आया या नहीं आया हिमांशी और बाकी लोगों को? यहां पर क्वेश्चन के अंदर एफ का डायरेक्शन आपको नहीं मिला, ढूंढने के बाद भी आपको इसका डायरेक्शन नहीं मिला, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि एफ का डायरेक्शन आप नहीं पता लगा पाए। समझ आया? जबरदस्ती मत ठोक देना और उसे अंदर दिखाने लग जाना, ठीक है? और ना तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर कोई काउंटिंग भी नहीं दे रखी थी, यहाँ पे सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल अदर आर फेसिंग आउटसाइड, ऐसा लिखा था। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। ठीक है, चलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी? पी की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में क्या है बताओ? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, बताइए। सेकंड राइट से सेकंड। यस, सेकंड टू द राइट। Who among the following is sitting opposite to L? L के विपरीत कौन बालक बैठा है?
बैठा है एल के विपरीत। क्लियर सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो।
चलो स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करना, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके ओके, ममता, मनीषा, प्रणति, प्रतिभा, संदीप, शीनू, शेफाली, ओके। इस क्वेश्चन को ट्राई करना सब लोग, ओके। फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया बाकी क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने आज करे थे सब लोगों को अच्छे से? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग। कल क्लास में पहले जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे के क्वेश्चन के साथ प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। और एक बार जाके रिवाइज कर लेना इसको हिमांशी, जो भी आज क्वेश्चंस करे एक बार खुद से करके देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को खुद से करना, ठीक है। ओके, चलो फिर तो आज के लिए बाय बाय कर लेते हैं। थोड़े से ही बाकी था सर इसका, कोई बात नहीं संदीप, इसको ट्राई कर लेना। डिस्कस करने का टाइम अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी सब लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है, सेफ रहो। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखो निखिल, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नंबर सीरीज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ममता, नंबर सीरीज में। देखो ममता, नंबर सीरीज टॉपिक ऐसा है कि जहां पर मिसलेनियस टाइप की चीजें हैं काफी सारी, तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही थोड़ा बहुत जो है आपको पैटर्न्स नहीं मिलते, जो पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं ममता, वो एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो होगा क्या कि आप जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास सारे मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स आपके दिमाग में एक बार आ जाएंगे, ठीक है। तो जब पैटर्न्स आपके दिमाग में एक बार आ जाएंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम उनको जब करने जाओगे तब आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। जब तक आपके दिमाग में कोई पैटर्न सामने आएगा नहीं तो वो आपके दिमाग में क्लिक ही नहीं करेगा। तो इसलिए एक बार उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा, अब हमारे कितने टॉपिक रह गए हिमांशी, मुझे एक बार नहीं पता क्योंकि बीच में मैम ने आपकी क्लासेस ली थी, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा सिलेबस कितना बाकी कितना नहीं है, ठीक है। बाकी अभी ये दो टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा मेन है बैंकिंग वालों के लिए, और मुझे अभी एक्चुअल में नहीं पता कि आपके बैच में कितना रिमेनिंग है, तो एक बार मुझे सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ममता, एक बार उसकी प्रैक्टिस करो, सारे पैटर्न्स देख लो एक बार, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज आपके दिमाग में क्लिक करने लगेंगे धीरे धीरे करके। सर तो एक तो हमारा मैडम ने इनपुट आउटपुट कराया है, और एक अल्फा न्यूमेरिक्स कराई है, और एक कोडिंग डिकोडिंग कराया है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट आप करा रहे हो, और पजल भी आप कराओगे ना? करा दूंगा। और बताओ आप फिर अब क्या रह गया फिर? बस हो गया आपका ऑलमोस्ट अभी इसी, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी कम से कम आपका 1.5 महीना लग जाएगा अभी इसमें, लंबे लंबे को काफी लंबा ये जाएगा। और बाकी आप सैटरडे अपना मिनिस का क्लास करते रहो, और जो उसके आपके टॉपिक्स हैं एसएससी के वो आपके एसएससी वाले दिन कवर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब अब कोई नहीं रह गया ना नहीं, इसके अलावा? ठीक है, चलो बाय बाय, ठीक है। आप भी सिटिंग अरेंजमेंट में अभी टाइम लगेगा निकेत, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, मैं बता दूंगा कैसे करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आपके और भी क्वेरीज वगैरह जो भी होंगी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। चलो बाय।